नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे फैक्ट विद दिनेश। आज हम बात करेंगे अमित शाह जी के बारे में। क्या अमित शाह जी भारत के वन ऑफ द बेस्ट होम मिनिस्टर हैं जो आज तक रहे हैं उनमें से? सरदार पटेल की मैं बात नहीं कर रहा, वो तो रहे ही हैं बेस्ट, बट उनके बाद में जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आया और जो लेगेसी चली उसमें क्या वो इंडिया के बेस्ट होम मिनिस्टर हैं? आज उस पर हम डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में। तो गाइस, डिस्कस करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और आप देख रहे हैं वीडियोज़, व्यूज आ रहे हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे गाइस। ऐसी कंजूसाई मत करिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे अपना प्यार दीजिए। तो अब हम बात करेंगे अमित शाह जी के बारे में। आपको पता है अमित शाह जी पहले गुजरात में थे नरेंद्र मोदी जी के साथ ही। जब नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के टिल 2013, तो अमित शाह जी भी होम मिनिस्टर थे गुजरात के टिल 2010, जब तक वो कोर्ट केस है ना वो सब आया था। तब उनको रेजिग्नेशन उन्होंने स्वेच्छा से दिया था कि भाई मेरे पे केस चल रहा है तो मैं रिजाइन कर दूंगा। तो ये उनकी एक पहले तो बड़प्पन है कि एक पॉलिटिशियन एक रिजाइन कर रहा है कोर्ट का केस होते ही। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, हमने काफ़ी एग्जांपल्स देखे। एक सीएम तो ऐसा देखा है हमने जो जेल में से पूरी सरकार चला रहा था और उन्होंने रिजाइन नहीं किया था। तो इसमें हम देखेंगे कि अमित शाह जी थोड़े अलग है पहले से, और उन्होंने बोला मेरे पे केस चल रहा है तो मैं रिजाइन कर देता हूँ। 2010 में उन्होंने कर दिया था रिजाइन, फिर वो कोर्ट केस चला ना एवरीथिंग, वो एक अलग स्टोरी है। फिर 2019 में क्या होता है कि मोदी सरकार सेकेंड टाइम जीतती है। तो जैसे मोदी सरकार सेकेंड टाइम आती है मई 2019 में ही जब कैबिनेट का विस्तार होता है, तब अमित शाह जी को होम मिनिस्ट्री दी जाती है और फिर अमित शाह जी अपनी प्रेजेंस शो करना स्टार्ट कर देते हैं और अमित शाह जी बताते हैं कि मैं आ गया हूं। अमित शाह जी बताते हैं मैं आ गया हूं कैसे? जैसे ही अमित शाह जी अपना ये स्टार्ट करते हैं होम मिनिस्ट्री, तो वो कुछ स्ट्रांग डिसीजन लेने के लिए जाना जाते हैं हमेशा से। आपको सबको पता है, जो नरेंद्र मोदी एंड होम मिनिस्टर की जो पर्सनालिटी है वो आपको पता है। तो अगस्त 2019 यानी मई में आपकी गवर्नमेंट बनी है, अगस्त में पार्लियामेंट का सेशन आता है। अगस्त 2019 में वो आर्टिकल 370 एंड 35A हटा देते हैं। जो आर्टिकल 370 एंड 35A जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करता था और जिसको वन ऑफ द मेन रीजन कहा गया है टेररिज्म के लिए, और जो बोलते थे कि अगर आपने ये आर्टिकल साथ लगाए तो खून की नदियां बह जाएगी, पूरा कश्मीर जम्मू कश्मीर पूरा आग में झुलस जाएगा, पूरा भारत देश आग में झुलस जाएगा। फारूक अब्दुल्ला ने कह दिया था कि भाई हम इनसे अलग हो जाएंगे अगर इन्होंने ये हटा दिया। तो ये सब कुछ उन्होंने टेक केयर किया और सारा सिक्योरिटी प्रिकॉशन लिया और आर्टिकल 370 एंड 35A हटा दिया। और उसमें उनकी मास्टरी जो उन्होंने पार्लियामेंट में दिखाई थी कि पहले राज्यसभा में पास करके फिर लोकसभा में पास किया था, दैट वाज अ फैंटास्टिक डिसीजन। और उन्होंने ये करने से पहले जो उन्होंने प्लानिंग की थी, जो डिटेल्ड एक एक चीज की प्लानिंग की थी, स्पेशली हमारे जो आर्मी के पर्सनल थे, हमारे जो जीओसीज थे, हमारे कमांडर्स थे जो जम्मू कश्मीर में थे, उन्होंने पहले टेक केयर किया कि सारा का सारा ये जो प्रोसेस है ये पीसफुल प्रोसेस हो और उसके बाद में कोई भी इश्यू ना हो। जैसे ही आर्टिकल हटते हैं तो कोई भी ऐसा दंगा ना हो जम्मू कश्मीर में, ये उन्होंने टेक केयर किया और ये इतना बड़ा डिसीजन लिया और जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना, यूनियन टेरिटरी बना। लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी बनाया, जम्मू कश्मीर को भी यूनियन टेरिटरी बना के इंडिया का एक हिस्सा रखा। और ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी जो लोग आज तक समझ नहीं पाए हैं, जो धीरे धीरे समझ रहे हैं कि कैसे इसके बेनिफिट हुए। तो ये आर्टिकल 370 हट गया। फिर बाद में आता है CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। ये क्या था? ये है जो हमारे सताए हुए माइनॉरिटीज के लोग हैं हमारी नेबरिंग इस्लामिक कंट्रीज में, लाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जो वहां से प्रताड़ित किए गए और माइनॉरिटीज यहां आके बसी है इंडिया में 2014 तक में, उनको जो फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप हम देंगे, मीन्स जो एक सिटीजनशिप का 10 साल लगता है उसकी जगह हम 5 साल करके आपको सिटीजनशिप देंगे। ये CAA का कानून आया था जो उन्होंने पास किया था। बट उसके बाद में क्या हुआ था आपको पता है कि जैसे ही CAA कानून आया तो देश में दंगे भड़क गए थे। हमारे जो पंचमक्कार जो मीडिया है वो हेट फैलाने लगी थी, डीप स्टेट वर्क करने लगा था, हमारे अपोजिशन वर्क करने लगे थे, और जो हमारे देश के मुस्लिम्स हैं वो लोगों को लगने लगा था कि हमारे देश में हमारी नागरिकता खत्म कर रहे हैं ये गवर्नमेंट ये बिल लाके, और अपोजिशन और डीप स्टेट भी उनको ये समझाने में कामयाब रहा था। और फिर हमारे यहाँ पे ड्रामे स्टार्ट हो गए थे CAA को लेके, और आपको पता है शाहीन बाग में क्या हुआ था, और फिर दिल्ली राइट्स उसका रूप एक जाके बना था। और ये सब सिचुएशन इतना पूरे देश में आग जनी और ये सब इतना हो गया था। पहले स्पेशली दिल्ली में सबसे ज्यादा इसका इशू हुआ था जो शाहीन बाग हुआ था, प्लस
जो ये दिल्ली राइट्स हुआ था। दिल्ली राइट्स इतना डेंजरस था, उसमें 59 लोग मरे और हमारे एक जो आईबी के ऑफिसर्स थे अंकित सक्सेना, उनकी तो लिंचिंग हुई थी लिटरली, और हमारे जो एक कांस्टेबल थे दिल्ली पुलिस के उनकी भी लिंचिंग हुई थी, और हमारे एसीपी जो थे दिल्ली पुलिस के उनको काफी इंजरीज आई थी। ये सबको जो जो इसमें परपेटर्स थे, जो जो राइटर्स थे, टेररिस्ट थे मैं तो बोलता हूं, जिन्होंने ये फेक न्यूज फैला के देश को तोड़ने की बात करके जो दंगे कराए थे, वो सारों को जेल में डाला, सबके सबको जेल में डाला, और आज भी वो जेल में सड़ रहे हैं और आगे भी सड़ते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने इनोसेंट का खून बहाया है जस्ट फॉर प्लेइंग देयर चीप पॉलिटिक्स। तो आप देखेंगे उनके लिए इतना रोना रो रहे हैं लिब्रांडूज लोग, लेकिन उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें हमारे अमित शाह जी उन्होंने ये टेक केयर किया कि जो जो ये देश में राइट्स करेगा वो जेल में जाएगा सीधा। तो ये उन्होंने किया था सीएए के टाइम, ये बहुत बड़ी चीज थी गाइस, उन्होंने जो दंगे कंट्रोल किए थे, और सीएए इंप्लीमेंट भी हो गया है 2024 में। और जो सिटीजन्स, जो सताए हुए लोग थे, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसीज, अलग अलग जो रिलीजियस लोग थे, उनको सिटीजनशिप भी मिलने लग गई है। अब आता है मेन टॉपिक, जिसके लिए मैंने ये स्पेशली ये वीडियोस बनाया था, जिसके लिए सबसे पहले मैं बोलने जा रहा हूं, वो है नक्सलाइट गाइस। नक्सलाइट में अमित शाह जी जैसा काम किसी ने नहीं किया। क्यों मैं उनको बोल रहा हूं दैट ही इज द वन ऑफ द बेस्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? बिकॉज उन्होंने जो नक्सल है उसको खत्म कर रहे हैं। वो किसी की ताकत नहीं थी खत्म करने की हमारे देश में। जो 1960s 70s से हमारे देश में जो कैंसर पल रहा था, जो कैंसर बढ़ते जा रहा था, और ये नक्सल का कैंसर हमारे देश में 1/3 ऑफ इंडिया में ये नक्सल का कैंसर फैल गया था, पूरे ईस्टर्न बेल्ट में फैल गया था, टिल महाराष्ट्र तक में यह आ गया था। जो नक्सल सीपीआई माओइस्ट वाले लोग हैं, वो लोग पूरे, जो एक तरीके से हम माओविस्ट और नक्सल बोलते हैं, पर वो टेररिस्ट से कम नहीं थे, जिन्होंने हमारे देश के डेवलपमेंट को कम कर रखा था, हमारे देश के लोगों को मार रहे थे, हमारे जवानों को मार रहे थे। उनको सबको कंट्रोल किया है ये अमित शाह जी के टेन्योर में। आपको शायद पता नहीं होगा, यहाँ पे काफ़ी जेनजीज होंगे जिनको पता नहीं होगा कि क्या हाल था। आपको मैं कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ कि 2010 में हमारे 76 सीआरपीएफ के जवानों को नक्सलियों ने मार दिया था। 76 गाइस, 76। हमारे 20 जवान मरे थे उरी में, तो हमने जाके सर्जिकल स्ट्राइक की थी पाकिस्तान में। हमारे कुछ 40-45 जवान सीआरपीएफ के जवान मरे थे 2019 में, और हमने बालाकोट किया था जाके। हमारे 35 पहलगाम में इनोसेंट मारे थे, हमने जाके अभी ऑपरेशन सिंदूर किया था, जो आज भी चल रहा है। लेकिन 2010 में 76 सीआरपीएफ लोग, जवान हमारे मारे थे नक्सलियों ने। लेकिन तब की गवर्नमेंट ने क्या किया? कुछ नहीं। हमारे जो होम मिनिस्टर थे उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं। वो क्या कर रहे थे? वो कुछ नहीं कर रहे थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जाके बोला, उन्होंने जैसे ही 76 हमारे जवान मरे, न्यूज़ वायरल हुई, उन्होंने बोला कि मैं नक्सलियों से बात करना चाहूँगा, मैं नक्सलियों से चाहता हूँ कि वो 72 आवर्स के लिए सीज फायर करें, हाँ, ताकि हम जाके उनसे बात करें और ये चीज़ें शांत करें। मतलब हमारे 76 जवानों को मारा था, तभी भी वो बात करने में लगे हुए थे। ऐसे हमारे लोग थे जिन्होंने 26/11 में कुछ नहीं किया। आप क्या सोचते हैं वो लोग कुछ कर सकते थे? कुछ नहीं किया उन्होंने। और यही ह्यूमन राइट्स, ये वो फलाना ढिमका इनका चालू था कि अगर हम नक्सलियों को मारते हैं, वो लेफ्टिस्ट वाले जाग जाते हैं, वो लिब्रांडूज जाग जाते हैं पूरे, और बोलते हैं ह्यूमन राइट है, ह्यूमन राइट है। वहां का डीप स्टेट आ जाता है अमेरिका के, क्या आप इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं, आदिवासी को मार रहे हैं आप, ये लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। घंटा हक की लड़ाई लड़ रहे हैं ये लोग इनोसेंट लोगों को मारते हैं, ये लोग हक की लड़ाई बोलते हो आप? डेवलपमेंट नहीं करने देते हैं ये लोग। क्या बोलते हैं कि भाई हम लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट है कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं होता। आज वहां पे जाके आप क्रेन भेज दो डेवलपमेंट के लिए, रोड बनाने के लिए क्रेन जला देते थे ये लोग। काहे का डेवलपमेंट ये लोग को नहीं करने देते थे? खुद की अलग से गवर्नमेंट चलाते थे, और लोगों को इतना एक्सटॉर्शन उनका रहता था कि जो भी बिजनेसमैन आया, जो आसपास रहा, उसको किडनैप करके उससे पैसा ठगते थे ये लोग। डकैत थे, टेररिस्ट थे ये लोग। इनके लिए इनका ह्यूमन राइट जागता था, और इनसे इनको बात करनी थी। 76 जवान मारने के बाद भी इन्होंने बोला कि 72 आवर्स के लिए रोक दो, तो फिर हम बात करेंगे। वो लोगों ने रोका नहीं, बाद में और ब्लास्ट किए, हमारे और 10-15 जवान मर गए थे। 2010 में टोटल 100 सीआरपीएफ के जवान मरे थे हमारे। आपको पता है कुछ? ये इन्हीं के अंडर थे जो आज ज्ञान दे रहे हैं हमें। तो ये था नक्सलियों का खौफ दोस्तों। 1/3 ऑफ इंडिया वॉज अंडर नक्सल। वहां पे नक्सल थे, जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल। कहां नहीं था ये नक्सल? और ये बांग्लादेशियों की हेल्प करते थे, जो वहां पे नॉर्थ ईस्ट में जो टेररिस्ट होता था, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ ईस्ट की थी, उनको भी हेल्प करते थे ये लोग। आपको पता है इंडिया में सबसे पहली बीहेडिंग किसने की है? सबसे पहली बीहेडिंग ये नक्सलियों ने की है इंडिया में। ऐसे ये टेररिस्ट थे।
तो ये लोगों के साथ हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट बात करती थी। अमित शाह ने बोला ऐसा नहीं चलेगा, नो टॉक्स, नथिंग, जीरो टॉलरेंस। एक और एग्जांपल देता हूं, 2016-17 में अंडर दिस गवर्नमेंट ओनली, मोदी गवर्नमेंट, नक्सलियों ने हमारे 16 या 17 जवानों को मारा था। नक्सलियों ने जेएनयू में उसका जश्न मनाया गया था, जादवपुर यूनिवर्सिटी में इसका जश्न मनाया गया था। ये 76 मरे थे ना 2010 में, तभी भी जेएनयू में जश्न बना था और जादवपुर में भी जश्न बना था। ये हमारे यहाँ के लिब्रांडूज इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट अर्बन नक्सल साले, ये लोग का सोच है ये। अब अमित शाह ने क्या बोला, नो, एक भी नक्सल नहीं चाहिए मुझे, एक भी गांव ऐसा नहीं चाहिए जहां पे नक्सलाइट हो। उन्होंने डेडलाइन ड्रॉ कर दिए, मार्च 2026 में एक भी नक्सल नहीं रहेगा, मेरा भारत नक्सल फ्री होगा। तो उसका असर क्या हुआ, ठोकने लगे। हमारे जहां जहां जवान जाते हैं ठोक के आते हैं। नो पीस डील, नथिंग, कोई टॉक वॉक नहीं, कुछ नहीं। पता चला यहां नक्सली है, बस कोई टॉक्स नहीं। टॉक्स इंसानों से की जाती है, ऐसे लोगों से नहीं की जाती है टॉक्स। और इसमें इन्होंने पूरा टेक्नोलॉजी का यूज किया है, इंफ्रारेड ड्रोन यूज किए हैं, वहां पे ऊपर से ड्रोन उड़ते हैं इंफ्रारेड। अगर किसी ने कुछ थूका भी हो, बाथरूम भी किया हो ना, तो भी पता चल जाता है यहां पे कोई था। बस वहां पे लोकेशन मिल गई, जाके हमारे सीआरपीएफ वाले जाके अपना काम कर देते हैं। और क्या काम करते हैं वो आपको पता है, ये हमारे कमांडोज जाते हैं, बस खेल खत्म। जबरदस्त काम किया है उन्होंने। आज के दिन जब मैं वीडियो बना रहा हूं, आज के दिन छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे 2 टॉप लीडर्स को मारा है माओइस्ट के। चाहिए ही नहीं, बात ही नहीं करनी है। आया है वो गिड़गिड़ा है, सरेंडर करेंगे हम, प्लीज हमको बचा लो, प्लीज हम सरेंडर करते हैं। गवर्नमेंट ने बोला नहीं, कोई टॉक नहीं, नथिंग, बस हो गया। मेरे को मार्च 2026 तक। और आपको पता है अमित शाह जी का नेचर, एक बार बोल दिया उन्होंने चाहिए, यानी वो फिर आर्मी वाले जो अपने बोलते हैं ना कि भाई आर्मी वाले स्ट्रिक्ट होते हैं, ये कमांडर स्ट्रिक्ट होते हैं, उनसे ज्यादा स्ट्रिक्ट शायद ही होंगे। उन्होंने बोल दिया मेरे को चाहिए यानी चाहिए, खत्म है कहानी। और वो होके रहेगा। फिर तांडव मचा दिया है पूरा नक्सलियों पे। ये जो अर्बन नक्सल्स हैं, ये लोग खुद अभी रो रहे हैं कि प्लीज बात करो, बात करो। ये लोग सरेंडर करने को रेडी हैं, नथिंग। जो इसीलिए आप देखेंगे ना कि जो हमारे अर्बन नक्सल्स हैं, इसलिए ये अलग अलग जगह जा जाके डीप स्टेट की हेल्प ले लेके इंडिया में अनरेस्ट कराना चाहते हैं जानबूझ के, डेलिबरेटली, ताकि ये नक्सल फुले फुले। क्यों? क्योंकि ये लोग चाहते नहीं है इंडिया का ग्रोथ हो। सिंपल। आज क्या हुआ है, जैसे ही जो नक्सल एरिया खाली हो रहे हैं ना, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में स्पेशली, वहां पे आंध्र प्रदेश में जहां पे नक्सल एरिया खाली हुआ है, वहां पे अब डेवलपमेंट होके वहां पे आईटी इंडस्ट्री लग रही है। ये लोगों ने बेचारे जो आदिवासियों के साथ क्या क्या जुल्म किए हैं, आपको क्या पता। आप जैनजी हो ना, तो समझो। मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। जो अभी चंद्रबाबू नायडू है ना, जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, 2003 में उन्होंने इलेक्शन जीता था और वो मंदिर जा रहे थे, वहां पे नक्सलियों ने इनको अटैक किया था। इन पे 6 गाड़ियां उड़ा दी थी, वो तो ये बच गए भगवान की दया से। चीफ मिनिस्टर पे इन्होंने अटैक किया था, ये नक्सलियों की ताकत बढ़ गई थी, आज खत्म हो गए। ये होती है स्ट्रांग गवर्नमेंट, ये होता है स्ट्रांग होम मिनिस्टर। हालांकि आप अपने इंटरनल कंट्रोल नहीं कर सकते। एक्सट्रोजन चल रहा था, सोचो आप, 1/3 इंडिया इसमें लगा हुआ था, तो कितना नुकसान हो रहा था हमारे देश को। और इसमें ये जो अर्बन नक्सल जा जाके उनका इंटरव्यू करते थे। अरुंधति रॉय जाके इंटरव्यू लेती है नक्सल्स का, 2 दिन रहती है उनके साथ, नक्सलियों के साथ, ठीक है। बड़ा ह्यूमन राइट का ज्ञान देती है। फिर 2010 में, उसके 15 दिन बाद ही ये 76 जवानों को मारा था नक्सलियों ने। अरुंधति रॉय को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, पर मैं बोल रहा हूं कि ये देखो, ये अर्बन नक्सल्स किस हिसाब से सपोर्ट करते हैं उनको, आज भी सपोर्ट करते हैं। इसीलिए जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि अब नक्सल को तो खत्म कर रहे हैं हम, अर्बन नक्सल को भी खत्म करेंगे, गोलियों से नहीं। अर्बन नक्सल ऐसे ही नहीं जाएगा, अर्बन नक्सल आइडियोलॉजिकल वॉर लड़ता है, उससे जाएगा। तो ये है हमारे दोस्तों, हमारे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये जो वीडियो था ये स्पेसिफिकली इसके लिए था कि जो उन्होंने बैंड बजाई है नक्सलियों की, वो देख के दिल खुश हो जाता है। ये है हमारे होम मिनिस्टर, जो कोई नहीं कर सकता वो ये कर सकते हैं, बिकॉज ही हैज अ पावर। एक दृढ़ निष्ठा है उनके अंदर, एक इच्छा शक्ति, और नरेंद्र मोदी जी का साथ है उनके। तो होप सो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको पता चला होगा दैट इंडिया इज इन अ वेरी सेफ हैंड, वेरी सेफ हैंड। आपको नहीं पता 2014 के पहले कैसा था। सो इंडिया इज इन वेरी सेफ हैंड
एंड होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो गाइस प्लीज़ लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइस प्लीज़, और ये शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी। सो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम गाइस।